बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की पेपर 1 की यूनिट 2 के अगले टॉपिक को आज डिस्कस कर रही हूँ। अगला टॉपिक है अपना आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक। पिछली क्लास में हमने पीडीएफ के थ्रू पढ़ा था कि जूल थॉमसन गुणांक जो है उसको हमने एक गणितीय समीकरण के द्वारा व्यक्त किया था। आदर्श गैस के लिए सबसे पहले यदि हम आइडियल गैस की स्टेट इक्वेशन को कंसीडर करें तो दिस इज अ वेल नोन इक्वेशन. It is represented as PV is equal to RT, where P is pressure, V is volume, R is gas constant and T is temperature. यदि हम इस अवस्था समीकरण का, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण का स्थिर दाब पर यदि ताप के सापेक्ष हम इसका अवकलन करें तो ये समीकरण से हमें क्या मिलेगा अवकलन के पश्चात, क्योंकि PV इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, चूंकि हमको नियत ताप पर स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष हमें आयतन का अवकलन करना है, इसलिए हम V को जब नियत रखते हैं तो स्थिर दाब पर P का अवकलन 0 होगा, तो वो टर्म हमारी 0 हो जाएगी। इसलिए हमने दूसरी टर्म को कंसीडर किया, कीपिंग दिस P कांस्टेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इज डेल V ओवर डेल T is equal to R, or this del V over del T keeping the pressure constant is equal to R upon P by taking P from left hand side to right hand side, or this is equal to, from this equation, R upon V is equal to, R upon P is equal to V upon T. So this is equal to V upon 2. Last PDF में हमने जो समीकरण 9 दिया था उसी के कंटिन्यूएशन में हम इस चीज को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि आदर्श गैस के लिए हमारे पास जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होगा। हमने पिछले समीकरण में डेल V ओवर डेल T कीपिंग द वॉल्यूम प्रेशर P कांस्टेंट का मान हमने रखा। यह हमारा जूल थॉमसन गुणांक का गणितीय समीकरण है। म्यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी इंटू डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट माइनस V. But as soon as when we put T is equal T into del V over del T की वैल्यू जब मैं यहाँ V अपॉन T रखती हूँ तो V अपॉन T रखते ही T से T कैंसिल हो गया, B बचा, V माइनस V इज इक्वल टू 0। तो हम ये देख सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 आता है। इसका मतलब यदि हम इस सरंध्र डॉट में से पोरस प्लग के ऑपरेटर से नियत दाब पर यदि हम आदर्श गैसों को गुजारें तो आदर्श गैसों के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसके बाद कंसीडर करते हैं रियल वंडरवॉल गैसेस के लिए। वंडरवॉल गैसेस के लिए यदि हम जूल थॉमसन की बात करें, इसका मतलब रियल गैसेस के लिए यदि हम जूल थॉमसन की बात करें तो अब हमें जो स्टेट समीकरण है वो किसका कंसीडर करना पड़ेगा, रियल गैसेस के लिए। तो वास्तविक गैसों के लिए जो हमारे पास अवस्था समीकरण, जिसको नॉर्मली हम वंडरवॉल समीकरण कहते हैं, इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, और P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस V। इस समीकरण का भी हमने नियत दाब पर T के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर P का प्रेशर स्थिर नियत दाब है, पर यदि हम इस P को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल गिव यू 0। अब हमें A अपॉन V स्क्वायर का करना है, V का करना है विद रिस्पेक्ट टू T, सो V स्क्वायर इज V माइनस 2, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2A अपॉन V क्यूब डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस V। R पहली बारी हमने R अपॉन V माइनस V को फंक्शन 1 माना, T को डिफरेंशिएट किया, इट इज रिमेन्स 1, सो R अपॉन V माइनस 1 माइनस RT अपॉन V माइनस V होल स्क्वायर इंटू डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाली टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया। इस सेकंड टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, तो ये हमारे पास कॉमन लिया हमने, डेल V ओवर डेल T कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, within the bracket we will have RT upon V minus V whole square minus 2A upon V cube is equal to R upon V minus V। और अगेन हमने RT upon V minus V whole square कॉमन ले लिया, सो अंदर बचा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स रह गई 1 माइनस
2a अपॉन वी क्यूब इंटू वी माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन आर टी डेल वी ओवर डेल टी कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो समीकरण है उसमें हमको वैल्यू किसकी चाहिए होती है, टी अपॉन डेल वी ओवर डेल टी कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमने कंसीडर किया इसको हम एक v माइनस वी से हमारा ये v माइनस वी कैंसिल आउट हो गया। सो v माइनस वी राइट हैंड साइड में जाते ही ऊपर चला गया। ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो हमारे पास नीचे आ गई, 1 माइनस 2a इंटू वी माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इंटू आर टी, और आर टी इंटू वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। चूंकि हमारे पास जो कांस्टेंट a और b है इनके मान स्मॉल b जो है इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, so it is ignorable. Whenever it is ignorable, so in this term we have 2a v square upon v cube. So यहाँ हमारे पास रह जाएगा 2a upon v, और this t del v over del t keeping pressure constant is equal to v minus b into 1 minus 2a upon v rt की पावर माइनस 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया और 2a अपॉन वी आर टी की हायर पावर्स को हमने इग्नोर कर दिया, 2a अपॉन आर टी की हायर पावर्स को विद रिस्पेक्ट टू v। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही टर्म रही, राइट हैंड साइड में हमारे पास हो गया v माइनस बी इंटू 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी, और हमने इसको ओपन कर दिया मल्टीप्लाइंग, सो v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। ए और बी हमारे पास नीचे वाली जो टर्म है उनकी तुलना में बहुत कम है, या हम ये कहें कि इन फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म की तुलना में ये टर्म हमारी बहुत छोटी है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये हमारे पास रह जाएगा v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। इस वैल्यू को हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। So mu h is equal to dt upon dp keeping the h constant is equal to 1 upon cp within the bracket t into del v over del t keeping volume constant, keeping pressure constant minus v. It is equal to mu h is equal to 1 upon cp within the bracket, वैल्यू हमारे पास क्या थी, v minus b plus 2a upon rt, ये हमने यहाँ रख दिया। सो v से v कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया म्यू h इज इक्वल टू 1 अपॉन cp 2a अपॉन rt माइनस v। यह हमारे पास यह समीकरण वॉन डेर वाल गैसेस के लिए जूल थॉमसन के प्रभाव को व्यक्त करता है। इस समीकरण से हम यह भी देख सकते हैं कि हमारा जो ये समीकरण है, इस समीकरण में जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। हाउ इट इज डिपेंड अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट इफ वी कंसीडर दैट दिस 2a अपॉन rb इज ग्रेटर देन t। यदि हमारे पास 2a अपॉन rb का मान t से कहीं ज्यादा है तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, नेचुरली ये टर्म हमारी पॉजिटिव होगी। ये टर्म पॉजिटिव होगी तो म्यू एच का मान भी पॉजिटिव होगा। म्यू एच का मान जो पॉजिटिव है ये हमें क्या बताता है, डेल टी ओवर डेल पी कीपिंग द एच कांस्टेंट, अर्थात यदि हम प्रेशर में कमी करेंगे तो ताप में भी कमी होगी। अर्थात जब भी कोई गैस, रियल गैस हमारी पोरस प्लग में से पास ऑन होती है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा। अर्थात सरंध्र डॉट में से किसी भी वास्तविक गैस के गुजरने पर यदि 2a अपॉन rb का मान t से ज्यादा है तो शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि 2a अपॉन rt का मान t से कम हो। यदि ये t से कम होगा तो जूल थॉमसन गुणांक का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात यदि हम दाब में कमी करेंगे तो ताप में वृद्धि होगी। इस स्थिति में किसी भी वास्तविक गैस को, रियल गैस को यदि हम सरंध्र डॉट से गुजारेंगे तो गैस के ताप में वृद्धि होगी, अर्थात वह गैस जो है वह हमारे तापन के प्रभाव को व्यक्त करेगी, गैसों में तापन होगा। तीसरी कंडीशन हमारी ये भी उत्पन्न हो सकती है जब 2a अपॉन rb का मान एग्जैक्टली t के बराबर हो। ऐसी स्थिति में जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 हो जाता है। यही चीज हमने
आदर्श गैस के जूल थॉमसन गुणांक को निकालते वक्त भी ऑब्जर्व किया था। लेकिन वास्तविक गैसेस के लिए इस एक निश्चित स्थिति पर ही म्यूएच का मान 0 के बराबर होगा। अर्थात इस ताप पर गैस को जब हम वास्तविक गैसेस को सरंध्र डॉट में से गुजारते हैं तो जूल थॉमसन प्रभाव में जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अर्थात जूल थॉमसन का कोई भी प्रभाव हमें प्रेक्षित नहीं होता है। चूंकि इसी ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव की दिशा बदलती है, इसलिए इस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं। 2A/RB को जो हमने लिखा उसको यदि हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं तो हमने इसको TI से व्यक्त किया। TI से व्यक्त करने पर हमारा जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जो गणितीय समीकरण है μH = dT/dP हमारे पास क्या था 1/Cp 2A/RT - B। हमने B कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 2A/RTB -1। 2A/RB को हमने TI लिखा, T एज इट इज था। ये समीकरण हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ इसमें कुछ अपवाद भी है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर जितनी भी हमारे पास गैसेज हैं, अधिकांश गैसेज जो हैं उनका व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से अधिक होता है। अर्थात सामान्य ताप पर इन गैसों को यदि हम सरंध्र डाट में से गुजारते हैं तो हमें उन गैसों में शीतलन का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप की तुलना में बहुत कम होता है। अर्थात ये दोनों गैसेस सामान्य ताप पर तापीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। यदि इन गैसों का ताप सरंध्र डॉट में से गुजारने से पूर्व व्युत्क्रमण ताप से कम कर दिया जाता है तो ये शीतलन का प्रभाव उत्पन्न करेंगी। अब हम कंसीडर करते हैं रीजनरेटिव कूलिंग को। रीजनरेटिव कूलिंग पुनर्निर्वेशी शीतलन की प्रक्रिया क्या है? जब गैसों को हम इनके जितनी भी गैसेस हैं उनके व्युत्क्रमणीय ताप से कम ताप पर किसी सरंध्र डॉट में से प्रसारित होने देते हैं तो उनमें हम जानते हैं कि शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। लेकिन ताप में जितनी कमी हम चाहते हैं उतनी कमी हमें पर्याप्त नहीं मिलती है, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हम किसी गैस को इतना टेम्परेचर कम करें कि वह उसके द्रवणांत तक पहुंच जाए, अर्थात गैस जो है वो हमारी लिक्विड स्टेट में आ जाए। ऐसी लिक्विड स्टेट में प्राप्त करने के लिए ही हम अलग अलग विधियों को काम में लेते हैं, जिसमें रीजनरेटिव कूलिंग भी एक विधि है। इस गैस में हम दाबांतर में जब वृद्धि करते हैं, प्रेशर के डिफरेंस में हम वृद्धि करते हैं तो भी हमारे पास ताप में पर्याप्त कमी नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूँ कि यदि हमारे पास कोई गैस है जिसका प्रारंभिक ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और सरंध्र डाट के दोनों ओर जो दाब है वो 25 और 1 वायुमंडलीय दाब रखा हमने, तो भी हमारे पास वायु का जो शीतलन है वो लगभग मतलब टेम्परेचर जो है वो हमें 6 केल्विन प्राप्त होता है। यदि हम इसी दाब को 25 और 1 की बजाय यदि हम 100 और 1 वायुमंडलीय दाब कर दें तो गैस लगभग 40 केल्विन तक ठंडी हो जाती है। अर्थात गैस का ताप द्रवण ताप तक पहुंचाने के लिए जूल थॉमसन प्रभाव पर ये जो हमारी प्रोसेस है इसमें हम कुछ संशोधन कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। इस मॉडिफिकेशन के में हम पुनर्निर्वेशी शीतलन विधि द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इस पुनर्निर्वेशी शीतलन विधि में हम एक थ्रॉटलिंग वाल्व लेते हैं, उपरोधी वाल्व कहते हैं। इस उपरोधी वाल्व से जो गैस प्रसारित होती है उस प्रसारित हुई शीतल गैस के कुछ भाग को हम दोबारा निवेश में आने वाली गैस में शीतलन कराते हैं। अर्थात जो गैस पहले हमारी जिसका ताप कम हुआ उसका कुछ भाग लेके हम उसको वापस इनपुट में प्रवेश करा देते हैं। इससे इनपुट में जो गैस का पहले प्रारंभिक ताप था उससे काफी कम ताप होता है और इनपुट का जब ताप कम होगा तो पुनः इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से ताप और कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में गैस का शीतलन हो जाता है। इससे हमारे पास μH = dT/dP बढ़ जाता है और यह ठंडी गैस उपरोधी वाल्व से प्रसारित होने के पश्चात और भी अधिक शीतल हो जाती है।
इस प्रक्रिया को यदि हम बार बार दोहराते हैं तो गैस के ताप में इतनी कमी आ जाती है कि हम गैस को द्रवित कर सकते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव पर जो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अपनाते हैं उस प्रक्रिया को हम पुनर्निर्वेशी शीतलन कहते हैं। पुनर्निर्वेशी शीतलन का जो सिद्धांत है वो हम इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चित्र में हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पुनर्निर्वेशी सिद्धांत में, पुनर्निर्वेशी प्रक्रिया में, मैं आपको एक बार इस चित्र को समझाना चाहती हूँ कि इस पुनर्निर्वेशी प्रक्रिया में हमारे पास क्या स्थिति है। इस पुनर्निर्वेशी प्रक्रिया में हम जब कंसीडर करते हैं कि हमें जो भी गैस लेनी है, जिस गैस को हमें द्रवित करना है, उस गैस को हम, आप यहाँ चित्र देखें एक बार, उस द्रवित गैस को हम इस संपीड़क की सहायता से हम अत्यधिक दाब पर इसको संपीड़ित करते हैं और संपीड़ित करके दाब लगभग हम 100 वायुमंडलीय ले लेते हैं और इसको 100 वायुमंडलीय दाब पर करने के पश्चात हम शीतलन कक्ष में जो हमारे पास एबी नली उपस्थित है उस एबी नली से हम इसको ठंडा करते हैं और जब ये गैस हमारी शीतलन कक्ष से गुजरती है तो इसका ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो जाता है और अब हम इसके पश्चात गैस को इस ऊष्मा विनिमयक हीट एक्सचेंजर में से गुजारते हैं। हीट एक्सचेंजर में से गुजारने के पश्चात सरंध्र डॉट या नोजल एन में से सामान्य दाब पर हम इस गैस को प्रसारित होने देते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस गैस के ताप में कमी आ जाती है, परंतु यह कमी इतनी पर्याप्त नहीं होती है जिससे हम गैस को द्रवित कर सकें। गैस को द्रवित करने के लिए जब यह शीतल गैस हमारी जो है, इस शीतल गैस को हम पुनः ऊष्मा विनिमय के बाहरी कक्ष में से होकर गुजारते हैं और बाहरी कक्ष में से होकर गुजारने के पश्चात इस गैस को वापस संपीड़क में हम ले जाकर पुनः इस नली एबी में प्रवाहित कर देते हैं। सरंध्र डॉट के निवेश पर अब प्रारंभिक ताप पहले के सापेक्ष काफी कम हो जाता है, जिससे प्रसरण में इसका ताप और भी कम हो जाता है। प्रसरण में इसका ताप और भी कम होने पर इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहरा देते हैं। बजाय हम विनिमय ऊष्मा एक्सचेंजर से यहाँ पर लेके हम गैस को बाहरी कक्ष के द्वारा वापस इन एरोज के थ्रू हम वापस शो कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम पुनः इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर प्रत्येक बार गैस में शीतलन होता है और उसका कुछ भाग प्रसरण के काम में आने वाली गैस के प्रारंभिक ताप को और कम कर देता है। अंततः जब हमारे पास गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तब हम इस गैस को, द्रवित गैस को दीवार फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। अर्थात पुनर्निर्वेशी शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा हम लगभग सभी गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। अब हम पुनर्निर्वेशी शीतलन की अवस्था में एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं कि कितनी एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी से हम पुनर्निर्वेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। इसको हम जानते हैं, गैस का जो द्रवण है वो नियत एंथैल्पी पर होता है। मान लो हमने कंसीडर किया कि किसी भी क्षण सरंध्र डॉट में प्रसरण से पूर्व एकांक द्रव्यमान के गैस की एंथैल्पी HI है। सरंध्र डॉट से गुजरने के पश्चात मान लो इसका x भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी एंथैल्पी HL है और शेष कितना रह जाता है x में से 1 - x, उसको हम पुनः शीतलन के लिए ऊष्मा विनिमयक में भेज देते हैं। माना उस समय उसकी एंथैल्पी HF है। तो जूल थॉमसन प्रभाव के प्रसरण से पूर्व प्रसरण के पश्चात एंथैल्पी समान रहती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं HI = XH1 HL + 1 - x HF और x = HF - HI / HF - HL। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एंथैल्पी HI का मान न्यूनतम होने की स्थिति में x का मान अधिकतम होगा और पुनर्निर्वेशी शीतलन का जो हमारा निष्पादन गुणांक का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, या हम कहते हैं एफिशिएंसी है, इसको अधिक होने के लिए हम कहते हैं कि आवश्यक है कि हमारे x का मान भी अधिकतम होना चाहिए ताकि HI का मान न्यूनतम हो। ये आप आज के लिए अपने लिए
इतना बहुत है, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।